अंडरस्टैंड इनटू दैट 3 टूल्स। मतलब जो आई डोंट थिंक सो यार किसी भी रिस्पेक्टिव कोर्स या सेल्फ पेस्ड कोर्स हो या लाइव बैच हो, आई डोंट थिंक सो इतने भैया ज्यादा जो बीआई टूल्स के ऊपर काम करवाया जाता है, तो वो तीनों के तीनों है उसमें मौजूद है। सो साथ ही साथ एसक्यूएल वाला पार्ट तो रहेगा, एक्सेल वाला भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है। तो ये सभी मॉड्यूल्स भी हमने उसमें इंक्लूड किए हैं ताकि एक फंडामेंटल आइडिया आपको मिल सके। ओके, चलो जी, चलो 7-5 हो चुके हैं। अरे बस इतने ही? कहाँ रह गए भैया बाकी के, कहाँ रह गए? वेयर इज एवरीवन? अरे जय हिंद जी, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। प्रणाम जी, आइए जी। चलो आपको एक थोड़ा सा मैं जो है दिखाई देता हूँ ना थोड़ा सा, ताकि आप चीजों को जो है बढ़िया तरीके से बेटर वे में समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। जय श्री राम जी, जय श्री राम। जस्ट अ मिनट, मैं एक काम करता हूँ, आई नीड टू ओपन दैट, आई थिंक डेटा एनालिटिक्स वाला पार्ट ना अभी तक मैंने शेयर नहीं किया है स्क्रीन। बिफोर शेयरिंग द स्क्रीन आई वुड लाइक टू शो यू दिस थिंग एंड देन वील मूव ऑन टू द टॉपिक। कोई बड़ा टॉपिक नहीं, बड़ा सिंपल सा है जो आज अपन कवर करने वाले हैं, ठीक है जी। कहाँ रह गया वो? नॉट सो सुंदर मुखड़ा, लेकिन उससे भी ज्यादा सुंदर जो है इसका कंटेंट है। ये 1 मार्च से भैया शुरू होने वाला है, 5:30 बजे का इसका टाइम रहेगा, इसी सेम शेड्यूल में मंडे टू सैटरडे अपन 5:30 को जो है मिलेंगे। और ये उसके कुछ बेसिक की फीचर्स है जो कि इंक्लूड किए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप देखेंगे यहाँ पे पाइथन है एंड एक्सेल वाला पार्ट है। एक्सक्लूसिवली यहाँ पे ना पांडास को ज्यादा अहमियत दी जाने वाली, क्योंकि वो ज्यादा लाइक हमने भी जो पांडास में पढ़ा है कहीं ना कहीं वही पार्ट जो है थोड़ा होगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टू डेटा एनालिटिक्स वाला पार्ट भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा, जो कि हमें डेटा साइंस में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। रही बात ऑब्वियसली, क्योंकि ना ये डाउनलोड कर सकते हैं, मेरा चैनल पे वीडियो आया होगा डेटा सोर्सेज सबसे, ये कोर्स भी विजिट दिस पर्टिकुलर पार्ट, यू जस्ट विजिट दिस पर्टिकुलर पार्ट। आपको ये दोनों के दोनों बैचेस का जो एनरोलमेंट वगैरह जितने मॉड्यूल है ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। सो दिस वाज इट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट। ज्यादा इसमें अपन टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे, अपन जो है डायरेक्टली नहीं कोड की तरफ नहीं बढ़ेंगे कोड की तरफ नहीं बढ़ेंगे अपन। ओके सर, इन सब से ये कोर्स भी सर जी, मतलब अक्षय जी कह रहे हैं इन सब में ये कोर्स में भी सर जी। नहीं मैं समझा नहीं अक्षय जी। हाँ, अरे ऑब्वियसली ये सब बताने के बाद दिखाने, एनी वन हैविंग एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस रिस्पेक्टिव बैच? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं 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 नहीं, देखिए देर इज अ डिफरेंस ना, देर इज अ डिफरेंस उसमें भी है, क्योंकि वो पार्ट डेटा के जगत में आता है। आप देखिए, मैं अगर आपके बात शेयर, अभी मैंने बताया पांडास वाली बात आपके साथ मैंने शेयर की, एसक्यूएल वाली बात। अब ये एसक्यूएल एक ऐसी चीज है ना जो डेटा एनालिटिक्स में भी, डेटा साइंस में भी, डेटा इंजीनियरिंग में भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, आपका बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ेगी, वो रहेगी। पांडास भी रहेगा, नंपाई भी रहेगा, कुछ कॉमन बातें। और अब मैंने एक्चुअली डेटा साइंस में भी पावर बीआई इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि कुछ रिस्पेक्टिव ऐसे डोमेन्स हैं, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो इसे डिमांड करती हैं। तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि यार अगर इसको एक कंप्लीट रोड मैप कवर अगर करना है तो इसलिए पावर बीआई इंक्लूड करना जरूरी है। नॉट दैट मच पार्ट, मतलब जितना कोर में अपन डेटा एनालिटिक्स में उसको सीखने वाले हैं, नॉट दैट, बट एटलीस्ट एक ओवरव्यू जो जरूरी है जितना, वो तो होना चाहिए। लेकिन जब हम डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं तो वहां तो भैया सारी चीजें जो है बड़ी डिटेल में होनी चाहिए। आप समझ पा रहे हैं? दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। वी गेट सम एडिशनल ऑफर ऑन और नॉट? अरे जी ऑफर तो भैया 999 लगा दी है। आपने पूरा कंटेंट देखा, इतने सारे मॉड्यूल देखे, टैबलू डेटा स्टूडियो, और साथ ही साथ भैया पावर भी है, ये सब चीजें एसक्यूएल एडिशनली उसमें है, ये सभी चीजें हैं जी उसमें। अब ये सब चीजें लाइव पढ़ने वाले, अब 999 से भी और कितना कम करूं जी? अगर टू बी ऑनेस्ट यार, देखो आपसे अगर मैं बात करूं, कहीं भी आप देख लीजिए इससे कम प्राइस में जितना अफोर्डेबल हो सकता था मैंने किया। और आज का इतना शुभ पावन दिन था यार, इसी मुहूर्त पे मैं चाहता था कि ये चीज मैं आप तक लाऊं। एंड देखिए समझिए यार, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए, जितना अफोर्डेबल रख सकता था उतना रखा यार मैंने, है कि नहीं? जितना रख सकता था, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार ऐसा हो जाता है कि इनिशियली आई यूज्ड टू कीप लाइक वेरी लो, बट स्टूडेंट जो थे ना वो उसको फिर इतना सीरियसली लेते नहीं थे। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अक्षय जी कह रहे हैं भाई साहब आपको रोज रोज सुनना हमारी आदत हो गई है, आपके यूट्यूब की फर्स्ट, बस आप कॉस्ट बताइए, आई वांट टू रजिस्टर जी। इट्स 999 ऑब्वियसली, और उसमें भी एक मिनट, 999 में भी आपका जो भी टैक्स टूक्स या फिर इंटरनेट हैंडलिंग फी या बुकिंग फी, ये सब कुछ इंक्लूडेड। ये सब कुछ आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा प्लस जीएसटी या प्लस इंटरनेट हैंडलिंग फी या प्लस बुकिंग फी, नहीं 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 नहीं, सब इंक्लूडेड, सिर्फ 999। तो उसमें आपको
एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट वैसे भी मिल चुका है। ओके, ऑल्दो मैंने ये वीडियो में बताया नहीं, जस्ट अभी मेरे दिमाग में वो क्लिक हुआ, सो दैट्स द ओनली थिंग। चलो जी, जय श्री राम जी। चलो, पप्पा का नाम लेते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, और शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो आपको देखने को मिल रहा है, पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। चलो जी, अब मुझे एक बात बताइए, चलो चैट सेक्शन में एक्टिव हो जाइए, आपके हिसाब से इसका क्या आइडिया है? मैं पहले देख तो लूं आपके दिमाग में इसके रिगार्डिंग क्या आइडिया है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, व्हाट डू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग? चलो बताइए, कुछ भी, कुछ शब्द आपके दिमाग में आ रहे हैं, प्रॉपर सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं, कुछ शब्द आ रहे हैं, कोई आइडिया आ रहा है, कोई एग्जांपल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, जस्ट बताइए। चलो चैट सेक्शन में। रिड्यूस डायमेंशनलिटी ऑफ फीचर्स, बढ़िया बढ़िया महिमा जी, बहुत सही। ओके, और फीचर एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन, आई डाउट, डायमेंशंस को रिड्यूस करने के लिए होता है। यस एग्जैक्टली सिद्धांत जी। एक्सट्रैक्शन वाला मामला नहीं है जी, वो एक्सट्रैक्शन से मतलब व्हाट यू मीन, क्योंकि ना कई बार इस एक टर्म के भी बहुत सारे मीनिंग निकल जाते हैं ना, तो इसलिए यू नीड टू बी रियली स्पेसिफिक रिगार्डिंग दैट। एग्जैक्टली जो भी अभी तक मुझे आंसर दिए हैं वो कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं। नंबर ऑफ डायमेंशंस इंक्रीजेस, तब फिर इसको लगाना चाहिए शिवम जी, आपने डायरेक्ट मैसेज किया है। जब डायमेंशन इंक्रीज हो जाते तब ये लगाना चाहिए ताकि आपको वो मिल सके। कन्वर्ट हाई टू लो, यस। फीचर को रिमूव करता है, काइंड ऑफ फीचर को रिमूव करता है तो कहना नहीं चाहिए, तो फिर वो फीचर सिलेक्शन हो जाएगा। आप वो थिन लाइन ऑफ डिफरेंस पकड़ पा रहे हैं? थिन लाइन ऑफ डिफरेंस पकड़ पा रहे हैं? फीचर को रिमूव करना एक अलग बात होती है, और जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसको गेन करना एक अलग बात होती है। ये अगर आपको समझ में आ गया, पीसी आपकी बस की बात है, बस पीसी आपकी बस की बात है। एग्जांपल देता हूं, बिना एग्जांपल की मैं बात नहीं करूंगा। भाई यहाँ दर्द क्यों हो रहा है भाई? लेफ्ट में जब दर्द होना तो शुरू हो जाता है ना भैया, डर लगता है। डर लगता है, मैं इसलिए थोड़ा धीरे से बात करता हूँ। पानी भी नहीं लिया मैंने, चलो कोई नहीं। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, एक एग्जांपल लेता हूं, आप मुझे उत्तर बताइएगा, ठीक है? आप भी एक्टिव रहिए चैट सेक्शन पे। सिंपल एग्जांपल है, आप कभी सनसेट पॉइंट देखने गए? एनीवन, एनीवन सनसेट पॉइंट देखने गए हैं? एक रिलेटेबल एग्जांपल है, उसके जरिए फिर ये सिंपल चीज हो जाएगी आपके लिए समझना, मतलब इट वोंट बी वेरी डिफिकल्ट। सनसेट पॉइंट आप देखा होगा यार, शिवम जी ने डायरेक्ट मैसेज किया, यस सर हमने देखा है सनसेट पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ा ही बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा होता है वो। जब हम सनसेट पॉइंट देखने जाते हैं तो आपको पता होगा हर एक मूवमेंट पे, हर एक आवर पे, हर एक हाफ एन आवर पे जो बेस्ट पोजीशन या लोकेशन ऑफ द व्यू ऑफ सनसेट जो आपको मिल सकता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। कई बार ऐसा होता है कि अब मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझे सनसेट जो है वो बेटर दिख रहा है, मैं यहां से दिख रहा हूं तो कुछ घंटे बाद सनसेट यहां से बेटर दिख रहा है। आप बात समझ पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं मेरी बात? तो इट्स ऑल द गेम ऑफ व्यूज, यस। होता क्या है, अब हो क्या रहा है, चीजें चल कैसी रही है मैं आपको बताता हूं। आप चले गए भैया, एक कंपटीशन है सनसेट पॉइंट में, आपको पिकनिक के लिए भेज दिया। अब वहां आप गए हो, कंपटीशन ये है कि आपको बेस्ट सनसेट की फोटो निकालनी, बेस्ट, बेस्ट शाम का टाइम है, आपको भेज दिया, जस्ट अभी सनसेट होने ही वाला, उससे जस्ट पहले आपको भेज दिया, बेस्ट फोटो निकालनी है। अब आप सब चले गए, आपने गाइड से पूछा, गाइड भाई साहब से पूछा, अरे अंकल अंकल मेरे को बताइए यहाँ पे बेस्ट सनसेट का पॉइंट कहां से है, मतलब फ्रॉम वेयर आई कैन गेट द बेस्ट फोटो। तो बोले ये सीधा ही तो पॉइंट है, यहां से ले लो। तो फिर ठीक है, एक स्टूडेंट ने गाइड की बात मान ली, वो सीधा चला गया और फोटो निकाला। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स ने सोचा यार मजा नहीं आ रहा है इस एंगल से, एक काम करते हैं, एक स्टूडेंट उधर गया लेफ्ट में, एक स्टूडेंट राइट में गया, एक स्टूडेंट एक्सट्रीम लेफ्ट में गया, एक स्टूडेंट एक्सट्रीम राइट में गया। उन्होंने फोटो कैप्चर किए और अपने अपने फोटो जो रिजल्ट निकालने वाला था, जो आपका यार सिंपल मेंटर था, उनके सामने रख दिए। अब हुआ कुछ ऐसा, नाउ हैपेंड समथिंग लाइक दिस, मतलब एक्चुअल कंक्लूजन कैसे निकलेगा, बेस्ट फोटो कैसे निकलेगा? बेस्ट फोटो तो उसी को कंसिडर किया जाएगा जो आपका रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट है, यानी कि सनसेट को पकड़ना, उससे रिगार्डिंग सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कैरी करेगा। अब मैं थोड़ा थोड़ा टेक्निकल टर्म में आ रहा हूं, रिलेटेबल एग्जांपल से। वो फोटो सबसे बेहतरीन होगा जो सबसे बढ़िया वे में, या फिर मैं यूं कहूं सबसे ज्यादा आपके सनसेट इस ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए ना भैया कि आपने लेफ्ट से निकाला फोटो और वहां पे हिल आ गया, सन आधा कटा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा ना हो कि राइट से निकाला और सन आधा आधा नहीं ज्यादा ही कटा हुआ दिखाई दे, यानी कि इंफॉर्मेशन वहां पे इतनी बढ़िया तरीके से दिख नहीं रही, कैप्चर नहीं हो रही। तो अपन क्या करते हैं, एक ऐसा व्यू चुनते हैं, एक ऐसा फोटो चुनते हैं जिसमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हो, और जो वो हमारा फंडा होगा जिसमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें दिख रही है, वो कहलाता है हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट। वो क्या कहलाता है हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट। लेकिन रिमाइंड यू, टेल यू दिस रिस्पेक्टिव थिंग कि हम अपने ओरिजिनल डेटा में से फीचर को रिमूव नहीं कर रहे हैं। ये चीज अगर आपके दिमाग में आ रही है, सो प्लीज इसको थोड़ा सा
साइड रखिए, ये चीज नहीं होता, ये फंडा नहीं होता। अब चलो एक एक स्टेप देखते हैं, सिंपल 5-6 स्टेप है, चलो छठा स्टेप मैं आपको सरप्राइज स्टेप है वो बताऊंगा क्या होता है, लेकिन पहले इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। क्या करना है देखो जी, मैं आपको क्लियर बताता हूं सिंपल भाषा में। आपके पास एक टेबल होगा, डेटा सेट होगा कुछ इस तरीके से, नंबर ऑफ डायमेंशंस +1, दिस इज योर रिस्पेक्टिव टारगेट वेरिएबल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट, यू जस्ट कैंसिल इट एंड जस्ट कन्वर्ट इट इनटू द इंटरेस्टेड डायमेंशंस यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेटा, तो वो आपके डायमेंशंस। तो अगर आपके पास लेट से पूरे डेटा सेट में d+1 है, तो इनिशियल स्टेप में आप उसको डी में कन्वर्ट करते हो, ठीक है जी, कर लिया। उसके बाद ये दोनों स्टेप्स के बीच में ना, इन दोनों स्टेप्स के बीच में एक प्रोसीजर आता है, जो कि एक्चुअली आप अप्लाई करना तो चाहिए। देखो स्टैंडर्ड वाइज बोला जाता है कि इसको अप्लाई करना चाहिए, वो ये है कि आपको अपने डेटा को स्टैंडर्डाइज करना है, अपने डेटा को स्टैंडर्डाइज करना है, ये चीज वो बोलते हैं। क्योंकि आगे जो अपने कंप्यूटेशंस आने वाले हैं, कोवेरिएंस वाला, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर वाला फंडा आने वाला है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सहूलियत, थोड़ा इजीनेस मिल जाता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं होती चीजें। तो ये तो एक चीज आपको करनी है, वो अपन ने भी की, दिखाएंगे अपन किस तरीके से प्रैक्टिकली सब चीजें करके दिखाई, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, वंस दिस इज डन, अब आप क्या करते हो, मीन निकालते हो। क्या निकालते हो, मीन यानी म्यू निकालते हो फॉर एवरी डायमेंशन, आपके हर डायमेंशन के लिए आप उसका जो रिस्पेक्टिव मीन है, म्यू है, वो निकालते हो। अच्छा जी, निकाल लिया। उसके बाद आप कोवेरिएंस मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, उसके लिए कोवेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो मैं बताने वाला हूं, कंप्यूट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, डोंट वरी। अब कोवेरिएंस मैट्रिक्स एक बार अगर आपके हाथ में आ गया, तो फिर आइगन वैल्यू को कंप्यूट करना और मतलब आइगन वेक्टर को कंप्यूट करना और आइगन वैल्यू को कंप्यूट करना बच्चे का खेल हो जाता है। बस आपका मेन जो सबसे इन बिटवीन बैरियर कहलाता है, वो होता है कोवेरिएंस मैट्रिक्स। तो याद रखना, कोवेरिएंस मैट्रिक्स में कोई गलती मत करना, उस फॉर्मूले में सही वैल्यूज डाल के आपको रिजल्ट करना होता है जनरेट, दैट इज अ मैट्रिक्स। एक बार आपके आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज आ गए, तो अब मोस्टली कैसा होता है ना, कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, मैंने क्या बोला था कि यार सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कहां मिलेगी, जहां ज्यादा वेरिएंस होगा। हमने पिछले सेशन में देखा था 3 5 6 9 7 4 5 8 2, या फिर 1 1 1 1 1 1 1, किसमें ज्यादा वेरिएंस है, पहले वाले ऑप्शन में ज्यादा वेरिएंस है। हमने पिछले वाले सैटरडे वाले सेशन में देखा था ये। क्यों ज्यादा वेरिएंस हम प्रेफर करते हैं, बिकॉज उसमें हमें ज्यादा वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में भी तो हमें यही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ही तो चाहिए। तो इसीलिए ये आइगन वैल्यूज एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दीज आर द स्केलर वैल्यूज, दीज आर द स्केलर वैल्यूज। ये आपका मैग्नीट्यूड होल्ड करते हैं। व्हाट मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड ये बताता है कि कितनी इंफॉर्मेशन आपका एक रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल कंपोनेंट कैरी कर रहा है। हर एक प्रिंसिपल कंपोनेंट से जुड़ा हुआ उसका एक आइगन वैल्यू होता है, बराबर है। यानी कि इट्स लाइक दैट कि अगर कोई बच्चा है तो वो आइगन, सॉरी एक बच्चा है तो वो प्रिंसिपल कंपोनेंट है, और उसकी मम्मी जी है आइगन वैल्यू, उसकी मम्मी जी है आइगन वैल्यू, बराबर है। तो ये चीज है, ये चीज समझना है, ये डिपेंडेंस आपको समझना है। अब फिर आइगन वेक्टर क्या होता है, आइगन वेक्टर जो है भैया वो आपको डायरेक्शनल डायमेंशन है या फिर डायरेक्शनल एट्रीब्यूट है, वो डायरेक्शन प्रदान करता है, वो मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड से डील तो आइगन वैल्यू करता है। यानी कि जो डिसाइडिंग फैक्टर या डिसाइडिंग अथॉरिटी होती है ना, कि किस प्रिंसिपल कंपोनेंट को कंसिडर किया जाना चाहिए, वो आइगन वैल्यू के हाथ में होती है। इसीलिए पांचवा स्टेप क्या बोलता है, यू सिलेक्ट टॉप के आइगन वैल्यूज फॉर द टॉप के प्रिंसिपल कंपोनेंट। क्योंकि हमें देखो, जिन जिन प्रिंसिपल कंपोनेंट्स का, ऐसा नहीं कि एक ही प्रिंसिपल कंपोनेंट जनरेट होगा, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एक से ज्यादा प्रिंसिपल कंपोनेंट जनरेट हो सकते हैं। तो जो मेरे प्रिंसिपल कंपोनेंट जनरेट होंगे ना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू देयर और व्हाट आई एम ट्राइंग टू अचीव देयर इज कि मुझे ऐसा देखना है कि सबसे ज्यादा वेरिएंस किसमें, वो मेरा प्रिंसिपल कंपोनेंट 1। फिर सेकंड किसमें सबसे कम, लाइक उससे कम वेरिएंस किसमें, प्रिंसिपल कंपोनेंट 2। उससे कम वेरिएंस किसमें, प्रिंसिपल कंपोनेंट 3। इस तरीके से हम आते हैं। तो वो मैग्नीट्यूड यही बता रहा है कि कितना वेरिएंस, और वेरिएंस ये बता रहा है कि कितनी इंफॉर्मेशन गेन की जा रही है। बात समझे, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। एक सीक्वेंस में लेके चल रहा हूं आपको, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, ठीक है। अब एक बार मेरे पास ये सब आइगन वैल्यूज आ गई, अब मैं टॉप के आइगन वैल्यूज सर्च करता हूं, टॉप के, आई सर्च फॉर टॉप के आइगन वैल्यूज। अब वो मेरे सीक्वेंस में तो आ गए, अब उनमें से भैया मैं टॉप के चुन लेता हूं, लेट इट बी 2 3 समथिंग लाइक दैट, जो भी होगा, है कि नहीं। या फिर हम लोग जनरली पूरे के पूरे आइगन वैल्यूज ले लेते हैं अगर ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है तो। अब हम क्या करते हैं, वो जो के का आंकड़ा है, वो हमारा के का जो आंकड़ा है उससे हम लोग कंबाइन करते हैं। यानी कि हर एक आइगन वैल्यू से जुड़े हुए उसके एक एक आइगन वेक्टर्स होते हैं, हर आइगन से वैल्यू से जुड़े हुए उसके आइगन वेक्टर होते हैं। हम क्या करते हैं, इन आइगन वेक्टर्स को कंबाइन करते हैं, इन आइगन वेक्टर्स को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं इनटू व्हाट वी कॉल इट एज अ फीचर वेक्टर। हम उसे क्या बोलते हैं भैया, फीचर वेक्टर बोलते हैं। अब बात समझ में आ गई। देखो जी, सीक्वेंस क्रोनोलॉजी समझो। आइगन वैल्यूज निकलेंगी, कैसे निकलेंगी बताने वाला हूं, फॉर्मूले के वाइज सब कुछ बताने वाला हूं। आइगन वैल्यूज एक बार निकल गई, आइगन वैल्यूज से रिलेटेड आपको आइगन वेक्टर मिल जाएगा। अब आइगन वैल्यूज में
रैंकिंग कर लेंगे बेस्ड अपॉन हाई वैल्यू, लो वैल्यू और लो वैल्यू और लो वैल्यू, सबसे कम लो वैल्यू। इनके जो आइगन वेक्टर्स हैं उनको हम कंसीडर करेंगे, उनको भैया कंबाइन कर देंगे, उनको कंबाइन कर देंगे। जैसे कि जैसे अपना यार वेक्टर क्या होता है, इट्स अ कॉलम डेटा, कॉलम डेटा एक फीचर डेटा होता है। तो जैसे हम कॉलम्स को कंबाइन करके एक टेबल बनाते हैं, वैसे ही आइगन वेक्टर को कंबाइन करके हम एक फीचर वेक्टर बना रहे हैं। और छठा स्टेप, मैजिकल स्टेप ये होता है कि ये जो आपका फीचर वेक्टर है और जो आपका ओरिजिनल डेटा है जिसको अभी तक बिल्कुल भी छेड़ा नहीं गया है, उसके साथ कुछ भी नहीं खिलवाड़ किया है, उसका और इस फीचर वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन और जो रिजल्टेंट हमें मिलता है वो हमारे फाइनल कहलाते हैं, फाइनल प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, फाइनल प्रिंसिपल कंपोनेंट जिनके ऊपर एक्चुअल में हम अपना ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं, टेस्टिंग कंडक्ट करते हैं, मॉडल ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं। ये पार्ट आपको समझना है, ठीक है। अब इनिशियली बहुत ज्यादा लग रहा होगा, कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, डोंट वरी, चलो जर्नी शुरू करते हैं, जर्नी शुरू करते हैं। आपको मैं बताता हूं किस तरीके से ये चीजें होने वाली, ठीक है। देखो जी, ये रहा आपका मैटर, ये डेटा सेट है जिसमें मैंने बोला था डायमेंशंस आपके हैं भैया, देख लो ये डायमेंशंस है और ये +1 वाला मामला है। तो मुझे क्या करना है, ये +1 हटा देना है, ओनली डायमेंशन कंसीडर करना है। तो x1 x2 x3 ये मेरे सिर्फ डायमेंशन मैंने आगे प्रमोट किए, और इसके ऊपर भैया लेट से मैंने स्टैंडर्डाइजेशन भी लगा दिया। अब उसके आगे बढ़ने के बाद मैंने स्टेप 2 में क्या किया, हर एक फीचर x1 का, x2 का, x3 का, हर एक फीचर का इंडिविजुअली मीन निकाला। मीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट गिव अ बार ऑन द फीचर नेम, दैट्स इट, x1 बार, x2 बार, x3 बार, या फिर इसे अपन म्यू1 म्यू2 म्यू3 की तरह भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए, शर्त ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं कोवेरियंस मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। उससे पहले कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जी, कोवेरियंस क्या बता रहा है कि किस तरीके से आपके दो फीचर जो है एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, यही बताने का प्रयत्न कर रहा है। अब अगर आप गौर से देखेंगे, इसमें मेरा एक फीचर होगा, एक्स की वैल्यूज होंगी, और ये दूसरा फीचर वाई, उसकी वैल्यूज होंगी। आप बात समझ पा रहे हैं, एक में एक्स की वैल्यूज है, एक में वाई की वैल्यूज है, ठीक है। यानी कि दो फीचर एट अ टाइम में कंसिडर कर रहा हूं, उनके बीच में कंपैरिजन कर रहा हूं, और इसका जो रिजल्ट होता है वो उसका कंपैरेटिव फिगर होता है, कंपैरेटिव फिगर होता है। यानी कि हाँ जी, मैंने तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर लिया, अब देखो ये मेरा फाइनल फिगर है जो कि बताता है कि इन दोनों में क्या रिश्ता है ये भैया, ठीक है, कितना बढ़िया रिश्ता है ये भैया। तो फॉर्मूला क्या है, देखो कुछ नहीं है, ये एक्स का जो मेरा फीचर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा अभी इनिशियली इन दोनों के बीच में मैं लगाता हूं, ये एक्स है वाई है, तो दिस इज माय एक्स, दिस इज माय वाई। अब इसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज होंगी ना, इसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज होंगी, तो मैं क्या करता हूं, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन ये वैल्यूज कंसिडर करता हूं। और ये जो वैल्यूज मैं कंसिडर कर रहा हूं, दीज आर नथिंग बट माई एक्स एंड वाई वैल्यूज। अब बात समझ रहे हैं, बाकी एक्स मीन एंड वाई मीन क्या होता है वो तो आपको पता है, तो वो इस केस में क्या होगा, वो क्या होगा आपका x1 बार, और ये वाला क्या होगा x2 बार। आप बात क्लियर समझ पा रहे हैं किस प्रकार से हम ये चीज करने वाले हैं। तो ये कब तक करते जाएंगे जी, जितने भी आपके n नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके डेटा सेट के अंदर है, देखो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने आपके डेटा सेट के अंदर है, तब तक भैया ये चीज कार्यक्रम अपन करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। देखो जी, आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, तब तक भैया ये चीज अपन करते जाएंगे, और इसका जो डिफरेंस है वो अपन मल्टीप्लाई करेंगे, और ये मल्टीप्लाई होने के बाद वापस से दूसरे की तरफ जाएंगे। जैसे कि ये सैंपल 1 था, लेट्स से ये सैंपल 1 था, अब मैं सैंपल 2 के साथ करूंगा, फिर सैंपल 3 के साथ करूंगा, और भैया इनका जो भी प्रोडक्ट टर्म निकलेगा उसको अपन ऐड करेंगे। समेशन दिख रहा है, समेशन, समेशन मतलब इन सबको ऐड करेंगे, एंड वंस वी ऐड दिस, दिस फॉर्म्स, दिस एंटायर थिंग विल बी योर न्यूमरेटर, ये आपका न्यूमरेटर बन जाएगा। और फिर इसको मैं फाइनली डिवाइड करूंगा विद द n, दैट इज टोटल नंबर ऑफ सैंपल, जो कि आपका डिनोमिनेटर होगा, एंड दिस विल जनरेट अ वैल्यू दैट इज अ कोवेरियंस वैल्यू बिटवीन योर फीचर x एंड y। सिंपल यही चीज अपने को एक बार ने बार बार करनी है, बाय कंपेयरिंग एवरी अदर फीचर्स विद ईच अदर। आप बात समझ पा रहे हैं, कुछ इस तरीके से देख लो जी, ये देख लो जी आपके समक्ष ये फंडा हाजिर है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये x होगा, ये y होगा, फिर उसके बाद y बदलेगा, x कांस्टेंट रहता है, ये y अपन ले लेंगे, फिर ये y ले लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा x1 के साथ जो x1 के साथ रिलेशन है, x1 का x2 के साथ जो रिलेशन है, x1 का x3 के साथ जो रिलेशन है, उसका आंकड़ा मिल जाएगा ना जी, बात समझो कि नहीं। फिर उसके बाद हम लोग x को इंक्रीमेंट करेंगे, x2 आ गया, अब फिर हमारा y रहेगा x1, फिर y जाएगा x2, फिर भैया y जाएगा x3। इस तरीके से हम जो है हमारे आंकड़े जो है कोवेरियंस के जनरेट करते रहेंगे। कितने टोटल आंकड़े जनरेट होंगे, एनीवन इन द कमेंट सेक्शन फॉर दिस एग्जांपल, टोटल कितने कोवेरियंस आंकड़े जनरेट होंगे, एनीवन, एनीवन, एनीवन। अक्षय जी दो, 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 अक्षय जी दो, दो के लिए फॉर्मूला है, दो के लिए, दो फीचर एट अ टाइम, ठीक है, दो के लिए मैट्रिक्स कैसे बनाओगे। जो भी जी कह रहे हैं 6 होंगे, 3 होंगे, कैसे होंगे जी मुझे बताइए, हाउ इट विल बी 6 और 3, इट शुड बी 9, इट शुड बी 9। आप खुद देखिए ना, एक वैल्यू यहां जनरेट होगी, दूसरी यहां पे, तीसरी यहां पे, चौथी यहां पे, पांचवी यहां पे, छठी यहां पे, सातवीं यहां पे, आठवीं यहां पे, नौवीं यहां पे, गॉट इट।
सिंपल इनफ, नो इश्यूज, ये 9 वैल्यू जनरेट हो गए। इन शॉर्ट मेरा कोवेरियंस मैट्रिक्स जनरेट हो गया, बात खत्म। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला था, अगर कोवेरियंस मैट्रिक्स आपने समझ लिया, अगर इसको अंडरस्टैंड कर लिया, अरे नहीं नहीं, अरे सिद्धांत जी सॉरी, क्या यार उसमें कोई नहीं, बढ़िया चीज है। उल्टा क्या आपने उल्टा उत्तर दिया है उसमें, अरे ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका कोवेरियंस मैट्रिक्स जनरेट हो गया। अब अपने क्या करना, आइगन वैल्यू निकालना। अब बहुत सारों को ऐसा लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है, सर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालना मतलब हेडेक है। अरे कुछ नहीं है जी, इट इज नथिंग, इट इज पीनट्स। मैं तो कहता हूं ये इंपॉर्टेंट है, ये कैलकुलेशन में गड़बड़ ना करे, क्योंकि हो जाती जी गड़बड़, बहुत हो जाती। कई बार हम लोग जो है सैंपल्स का लाइक ऊपर नीचे सैंपल ले लेते हैं, या फिर लाइक यहाँ पे वाई बार लगा देते हैं, यहाँ पे एक्स बार लगा लेते हैं, लेकिन सैंपल तो यहाँ पे एक्स का ही रख रहे हैं और वाई का ही रख रहे हैं, यानी इंटरचेंज कर देते हैं। यानी हम फॉर्मूला कैसे लगाते हैं पता है, बड़ा कॉमेडी फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स माइनस वाई बार, और यहाँ पे y माइनस एक्स बार लगा देते हैं। भाई ये मैंने बहुत बार देखा है, ये स्टूडेंट्स को मैंने बहुत बार करते हुए देखा है। यानी आपने मंत्र ही चेंज कर दिया, मंत्र ही चेंज कर दिया, ऐसा नहीं करना है जी। तो यहां गड़बड़ ज्यादा होती है। यहां तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फंडा है, यहां बोलता है बस ये, बस ये इस्तेमाल कर लो, आइगन वैल्यूज मिल जाएंगे, बस इतना ही है, इतना ही है, कुछ नहीं है। और एक मजे की बात बताऊं, ये जो भी आगे का पार्ट अपन देखने वाले हैं, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, ये एक्चुअली अपने को कभी भी मैनुअली कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। अगर हर एक डेटा साइंटिस्ट आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर मैनुअली कैलकुलेट करने के लिए बैठ गया ना, तो भैया सबके सब आपके डेटा साइंस के प्रोजेक्ट धरे के धरे रह जाएंगे। कोई भी क्लाइंट आपके कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा, आपसे कोई भी प्रोजेक्ट बनवाने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि इट विल टेक अ हेल लॉट ऑफ टाइम। डेटा बहुत बड़ा हो चुका है आजकल, बहुत बड़ा है, उसी को छोटा करने के लिए यूज कर रहे हैं, उसमें भी मैनुअली कंप्यूटेशन करते बैठेंगे तो कब तक कंप्लीट होगा। मतलब एक तरफ आप ये भी कर रहे हैं कि पीसीए यूज करने की वजह से टाइम बचाऊंगा और बढ़िया काम करके दूंगा, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो मैनुअली कैलकुलेट करूंगा। ये नहीं होता जी। ये सब चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए कि बैकएंड में किस तरीके से हो रही है। जब मैं पीसीए बोलता हूं, अप्लाई करता हूं फंक्शन, तो बैकएंड में क्या हो रहा है, ये सारी कहानी, ये सारी 6 स्टेप आपको पता होने चाहिए। चलो बात करते हैं आइगन वैल्यूज कैसे कंप्यूट की जाए। देखो ये सिंपल फॉर्मूला, ये क्या बोलता है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो स्टैंडिंग ब्रैकेट दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट योर डिटरमिनेंट फाइंड करना है। दिस इज नथिंग बट डिटरमिनेंट निकालना है। किसका डिटरमिनेंट निकालना है, सबसे पहले तो ये आ गया आपका कोवेरियंस मैट्रिक्स। ठीक है, एक होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आपका कोवेरियंस मैट्रिक्स कितना डायमेंशन का है, 3 by 3। अब कई लोग बोलेंगे 3 by 3 क्या होता है, 3 मतलब नंबर ऑफ रोज, 1 2 3, और ये 3 होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, 1 2 3। तो ये 3 by 3 हो गया। अब जितने का भैया आपका रिस्पेक्टिवली ये कोवेरियंस मैट्रिक्स है, जो कि स्क्वायर्ड मैट्रिक्स ही होना चाहिए, उतने का ही भैया स्क्वायर्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी सेम डायमेंशन 3 by 3 का है, लेकिन इफ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली, इसके डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 1 होंगे। इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये वाला फंडा हो गया। और रहती बात ये है लैम्बडा की, और इस पूरी इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करते हैं टू जीरो। अब आप बोलोगे सर लैम्बडा की वैल्यू क्या होती है, आज ये लैम्बडा की वैल्यू तो फाइंड करनी है, इसी को तो बोलते हैं आइगन वैल्यू। इसी को तो बोलते हैं आइगन वैल्यू, यही तो फाइंड आउट करना है। अब जब देखिए यहां पे मैं अपना कोवेरियंस मैट्रिक्स रखता हूं, तो देखो यहां पे वैल्यू किस किस की होगी, x1 के बीच में कैसा नाता है, ऑब्वियसली इट विल बी 1। ठीक है, क्योंकि वो सेम वेरिएबल है ना, सेम वेरिएबल सेम डेटा, तो 1 ही होगा। तो मोस्टली आपके ये जो देखेंगे डायगोनल वाले, ये तो 1 ही आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये वैल्यूज होंगी, ये कुछ ना कुछ ऊपर नीचे ये वैल्यूज देखने को मिल जाएंगी, जो कि मैं पहले आपको इन 9 सर्कल्स के थ्रू बता चुका हूं कि ये 9 वैल्यूज क्या बताती हैं। अब इनको अगर हम ऐसे कंबाइन करेंगे और डिटरमिनेंट निकालेंगे, अब कई लोग बोलते हैं कि डिटरमिनेंट निकालने में सर जी दिक्कत होती है, कुछ बड़ी बात नहीं है, कुछ बड़ी बात नहीं। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं, देखो बड़ा सिंपल एग्जांपल है। यहाँ पे मैं सिंपल लाइक 2 by 2 मैट्रिक्स कंसिडर करता हूँ, यही 3 by 3 के ऊपर अप्लाई करना है। 1 लेता हूँ, 2 लेता हूँ, यहाँ 3 लेता हूँ, 4 लेता हूँ। अब ये मेरी मैट्रिक्स है, मुझे इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना मतलब करना क्या है, कुछ नहीं। देखो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो भैया सिलेक्ट करो दिस एलिमेंट, जस्ट सिलेक्ट दिस एलिमेंट। ठीक है, इसको लिख लो, सिलेक्ट कर लिया, लिख लिया। अब ये वाला जो एलिमेंट है, इसका रो नंबर क्या है, रो नंबर 1, रो नंबर 1 काट दो। ये जो एलिमेंट है 1, इसका कॉलम नंबर क्या है, कॉलम नंबर 1, इसका कॉलम नंबर काट दो। बचा क्या, 4, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। बराबर है, क्लियर है। अब मैं माइनस करता हूं, ओके माइनस करता हूं, ठीक है, अब यहां माइनस करता हूं। अब ये दंडिया हटा दो, ये भी हटा दो। अब मेरा फोकस है अगला एलिमेंट, 1 के बाद कौन सा एलिमेंट, 2 एलिमेंट है, सेकंड नंबर एलिमेंट है। ठीक है, अभी 2 नंबर एलिमेंट है, ये इसका भैया रो नंबर क्या है, 1, इस रो नंबर 1 को हटा दो। इसका कॉलम नंबर क्या है, 2, चलो 2 को हटा दो। अब बचा क्या, 3। तो भैया मैं क्या करता हूं, इस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, और फिर क्या होगा, 4 1 जा 4, माइनस 3 2 जा 6, आंसर विल बी इक्वल टू -2। दैट्स इट। तो भैया ये फंडा क्या हुआ, मामला क्या हुआ, ये आपका डिटर्मिनेंट है ऑफ दिस रिस्पेक्टिव मैट्रिक्स। दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। यही होता है डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना, इससे ज्यादा आपको पता भी नहीं होना चाहिए। बराबर है, आप बात समझ पा रहे हैं, इतनी ही फंडा है। क्योंकि अपने को यार देखो,
सिंपल सी बात समझो, मैथमेटिशियन नहीं बनना है अपने को मैथ्स में पीएचडी की डिग्री नहीं हासिल करनी है, अपने को उतनी चीज समझ में आनी चाहिए जो कि अपने मेन काम को करने में ऐसा समझिए, अगर आप बॉडी बना रहे हैं ना, बॉडी बनाना आपका उद्देश्य है, तो दिस इज लाइक जस्ट अ सप्लीमेंट। ये सप्लीमेंट जो है आपका मेन खाना नहीं बनना चाहिए। मेन खाना तो आपका एमएल, अल्गोरिदम, डीएल, एनएलपी, ये है आपका मेन खाना। ये तो सप्लीमेंट है जो मैथ्स उसको प्रोवाइड कर रहा है, बात समझो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है जो आपको अंडरस्टैंड करना है। चलो ठीक है, ये वाला निकल गया। अब ये डिटरमिनेंट भी निकालूंगा, लेकिन याद रखना, जैसे ही डिटरमिनेंट निकला है जितने आसानी से, उतने आसानी से ये निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे अननोन वैल्यू है। ऑल्दो वी नो द कोवेरियंस मैट्रिक्स, वी नो द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेकिन एक चीज अननोन है। जब एक चीज अननोन होती है ना, तो यू गेट अ इक्वेशन। अब अगर ये 3 by 3 मैट्रिक्स है, तो अपने को यहां पे क्यूबिक इक्वेशन मिलती है, यानी पावर ऑफ 3, λ⁵ फिर लैम्बडा स्क्वायर और फिर लैम्बडा, कुछ इस तरीके से जो है इस फॉर्म में अपने को इक्वेशन मिलती है, यानी कि क्यूबिक इक्वेशन मिलती है। अब जब क्यूबिक इक्वेशन मिलती है, तो भैया उसके कितने रूट निकलेंगे? एनीवन इन द चैट सेक्शन? क्वाड्रेटिक निकलती है तो उसके दूर 2 रूट निकलते हैं, क्यूबिक निकलती है तो उसके कितने रूट निकलते हैं? कितने रूट निकलते हैं? ऑब्वियस सी बात है 3। तो मतलब चलो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो जो 3 रूट्स निकले हैं ना, वही तो आपके λ1, λ2, λ3 कहलाते हैं। यही तो आपके आइगन वैल्यूज हैं जो निकले हैं जी। यही आपके आइगन वैल्यूज है। आप बात समझ पा रहे हैं? अब हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना है, क्योंकि एक बार आपके पास आइगन वैल्यू आ गया, अब उस आइगन वैल्यू को आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके उसका रिस्पेक्टिव, मतलब हर आइगन वैल्यू से रिलेटेड एक आपका आइगन वेक्टर होता है, तो उस आइगन वेक्टर को कंप्यूट करना है भी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले यहां पे क्या करता हूं, 1 मिनट इसको हटा देता हूं। ये मेरा आइगन वेक्टर है जो मुझे कंप्यूट करना है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू अ आइगन वैल्यू। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले आइगन वैल्यू 1 ले लेता हूं। तो आइगन वैल्यू 1 से रिलेटेड मेरा जो जनरेट होगा वो आइगन वेक्टर 1 होगा। याद रखना, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। आइगन वैल्यू 2 लेता हूं, λ2, तो v2 निकलेगा, λ3 तो v3 निकलेगा। अब आप बोलोगे सर जी ये क्या है? ये तो आपका ऊपर वाला ए, कोवेरियंस मैट्रिक्स, उसको मल्टीप्लाई करते हो विद अ रिस्पेक्टिव वेक्टर। वेक्टर क्या बोलते हैं अपन जी? वेक्टर मतलब एक सिंपल आपका एरे समझ लो, 1 डायमेंशनल टेबल समझ लो, मतलब जिसमें एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है ना, तो कॉलम डेटा कह लो इसको सिंपल भाषा में। तो मैं जितना सिंपल हो सकता है उतने टर्म्स में आप तक कन्वे कर रहा हूं, ज्यादा अननेसेसरी उसको कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे। तो आप देख सकते हो इस तरीके से, है ना, मतलब उसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो 1 होंगे, बाकी एंट्रीज जो है वो ज्यादा हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है। और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या होगा आपका, λ1 रिस्पेक्टिवली, जो λ1 हमें मिल चुका है, स्केलर फैक्टर, जो कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर, ठीक है। अब इसमें ये नोन है, ये 1 मिनट, ये कहां है? ये भी नोन है, λ1 अभी हमने निकाला। बस अननोन ये वाली चीज है जो आप फाइंड आउट कर लोगे, जो रिजल्टेंट में आपकी निकल जाएगी। देखो आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आइगन वेक्टर तुरंत आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। आइगन वेक्टर एक बार आपने कैलकुलेट कर लिया, तो आपके पास देखो λ1 के लिए v1 है, λ2 के लिए v2 है, λ3 के लिए v3 है। क्या करोगे? जोड़ दोगे, ये v1, ये v2, ये v3। मैंने बोला था ना, इन तीनों को अपन जोड़ देंगे और एक रिस्पेक्टिव अपना क्या बनाएंगे? आशियाना। आशियाना नहीं, फीचर वेक्टर बनाएंगे, है कि नहीं? इन तीनों को जोड़ देंगे और अपना एक फीचर वेक्टर बनाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर जी इतना सब कुछ किया हमने, लेकिन अभी भी ये ऐसा का ऐसा पड़ा हुआ है, ये ऐसा का ऐसा पड़ा हुआ है सर जी, इसको टच भी नहीं किया हमने। हाँ, इसके मदद से मीन निकाला, कोवेरियंस निकाला, वो सब कुछ किया, लेकिन ओरिजिनल को तो ही तो मैनिपुलेट करना है सर, इसको तो टच भी नहीं किया। तो फाइनल प्रिंसिपल कंपोनेंट कैसे जनरेट होते हैं? जो नीचे मैंने फीचर वेक्टर जनरेट किया था बाय कंबाइनिंग ऑल माय रिस्पेक्टिव वेक्टर, जो मैंने आइगन वेक्टर जनरेट किए थे, उनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं। ये जो मेरा फीचर वेक्टर जनरेट हुआ है बाय कंबाइनिंग ऑल द आइगन वेक्टर, उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं विथ योर रिस्पेक्टिव डेटा, ओरिजिनल डेटा, और जो मुझे रिजल्टेंट में मिलता है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। ये है पूरी कथा जो आपको समझनी बेहद ज्यादा जरूरी है। अब इसी कथा को हम जब इंप्लीमेंट करेंगे तो एक्चुअल में बैकएंड में यही चीजें चल रही होती है। डिटेल में देखते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज। चलो एक डेटा ले लिया मैंने, अरे भाई ये क्या खुल गया, जस्ट अ मिनट, ये बीच में खुल गया क्या? ये तो बोल रहा है। ओके ओके, तो यहाँ पे ना देखो पांडास ले रखा है, यहाँ पे पांडास एसपीडी। एक मेरे पास pca1.csv फाइल है, मतलब एक बेसिक डेटा है जिसमें बहुत सारे फीचर है, ABCDEFGHI, बस यहीं तो रुक गया, ठीक है। तो यानी टोटल मेरे पास 9 डायमेंशन है, 9 डायमेंशन है, 9 डायमेंशन है। उसमें से क्या करना है? पहला स्टेप क्या था?
D+1 को D में कन्वर्ट करना है, यानी कि 9 को 8 में कन्वर्ट करना है। लास्ट वाला देख लो, टारगेट वेरिएबल है 101010 टारगेट वेरिएबल है, ठीक है। टोटल आपके पास सैंपल्स कितने हैं, रोज कितने हैं, रिकॉर्ड्स कितने, ऑब्जर्वेशन कितने, हर बार मैं हर नाम बोल देता हूं ताकि आपके दिमाग में रहे। 768, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, देखो जी गौर से, जस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू अचीव हियर। मैं सबसे पहले तो अपना सिंपल वही नॉर्मल प्रोसीजर विदाउट पीसीए वाला अप्लाई करता हूं, विदाउट पीसीए वाला अप्लाई करता हूं। ABCDEFG, ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेटा है। आई जो डिपेंडेंट वेरिएबल डेटा है उसको टेस्टिंग ट्रेनिंग में डालता हूं, तो ये मेरा एक्स ट्रेन जनरेट हो जाता है। बाकी आप इसी तरीके से इन चारों कंपोनेंट को प्रिंट करके देख सकते हैं कि एक्स ट्रेन में, एक्स टेस्ट में, वाई ट्रेन में, वाई टेस्ट में कौन कौन से सैंपल मेरे गए बाय यूजिंग दीज इंडेक्स वैल्यूज, जो कि आपको यहाँ मेंशन दिख रही है। दीज आर सैंपल वैल्यूज और इंडेक्स वैल्यूज है ना, जो आप समझ सकते हो। अब जैसे मैंने बोला था कि स्टैंडर्ड स्केलर लगाना जरूरी है, तो मैं स्टैंडर्ड स्केलर उसमें लगा देता हूं। स्टैंडर्ड स्केलर लगाने की वजह से क्या हो जाता है, आपका जो डेटा है क्या हो जाता है। एनीवन एनीवन, हाँ चलो मैं पूछ लेता हूं। एनीवन, स्टैंडर्ड स्केलर से डेटा कैसे ट्रांसफॉर्म होता है? बताता हूं, अक्षय जी बताता हूं। नहीं जी जोगिंदर जी, कंफ्यूज हो रहे हैं आप। मीन मैक्स में वैल्यू जीरो बना, संदीप जी ने सही पकड़ा है। मीन इक्वल टू जीरो हो जाता है और स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू यूनिटी आ जाता है। स्टैंडर्ड डिविएशन यूनिटी मतलब वन, स्टैंडर्ड डिविएशन आपका वन आ जाता है, मीन आपका जीरो आ जाता है। इस नेचर का डेटा जनरेट होता है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड स्केलर। ये चीज आपको समझनी है। V1 V2 V3 का कोई फंडा नहीं जी। आपको देखो, मैं एक बार यहां रिपीट कर देता हूं, बता देता हूं। देखो कुछ नहीं, आइगन वैल्यूज कंप्यूट कर ली, उसके बाद आप आइगन वेक्टर के लिए जाओगे। एक आइगन वैल्यू के लिए एक आइगन वेक्टर होगा, बात सही है। अब वो जो फॉर्मूला था A V = λV, लैम्बडा अपने को पता है, ए अपने को पता है। अब मैं क्या करूंगा, वी फाइंड करना है। अब लैम्बडा की जगह जब मैं λ1 रखता हूं तो मुझे क्या मिलता है, V1। λ2 रखता हूं क्या मिलता है, V2। λ3 रखता हूं क्या मिलता है, V3। तो V1 V2 V3 तीन वेक्टर मिल गए। अब तीनों वेक्टर को कंबाइन करते हैं, जैसे कि भैया तीन कॉलम्स उनको एक टेबल में कंबाइन करते हैं। अब ये आपका फीचर वेक्टर बन जाता है, और फिर जो आपका ओरिजिनल डेटा था उसको मल्टीप्लाई करता हूं, तो अब ये फीचर वेक्टर और ये रिस्पेक्टिव ओरिजिनल डेटा सेट जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आपके प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बनते हैं। सिंपल दैट्स इट, ठीक है। ओके जी, ये वाला फंडा हो गया स्टैंडर्ड स्केलर का, जो कि आपके सामने मैंने रख दिया, जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद ये मैंने फिट किया, ट्रांसफॉर्म किया, एंड यू गेट द डेटा लाइक दिस। ओके, तो ये आपका रीस्केल डेटा आ गया है। अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज, ये सारा का सारा जो पूरा का पूरा डेटा है, ये मैं अपने ऑब्वियसली क्लासिफायर प्रॉब्लम है ना, 0101 दिख रहे हैं ना, दो क्लासेस दिख रहे हैं, तो ये क्लासिफायर को देता हूं, और दैट इज सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर को देता हूं। एंड ये मेरा मॉडल जो है ये ट्रेनिंग डेटा पे ट्रेन हो जाता है। मतलब अभी तक हम सिर्फ नॉर्मल फ्लो चल रहे हैं, अभी तक पीसीए इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। दिस इज द नॉर्मल फ्लो जो अभी तक हम इंप्लीमेंट करते हुए आए हैं, रिमेंबर दिस थिंग। अच्छा, अभी जाके आपको सारी कहानी समझ में आए, बढ़िया। बस उद्देश्य यही रहता है जी हर बार की, मेरे को आपको कहानी समझ में आ जाए, बस यही रहता है उद्देश्य, और कुछ नहीं यार, है ना। ओके जी। अब देखो नॉर्मली जब मैंने ये सब ट्रेन किया तो मेरा स्कोर कितना आ रहा है, देखो व्हाट इज माय स्कोर, 79 के आसपास समथिंग स्कोर आई एम गेटिंग। समथिंग 79 के आसपास मैं स्कोर प्राप्त कर पा रहा हूं, ठीक है। अब गौर से देखना, दो अप्रोचेस शेयर करूंगा पीसीए के, दो अप्रोचेस। एसक्यूएल डॉट डीकंपोजिशन, ऑब्वियसली बात है, मैं अपने डेटा को डीकंपोज ही तो कर रहा हूं ना, है कि नहीं, डीकंपोज ही कर रहा हूं एक तरीके से मैं। तो पीसीए वहां से इंपोर्ट होगा उस एड्रेस से, पीसीए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। सबसे पहला तरीका मैं शेयर करता हूं, एक मिनट कहां तक जा सकता हूं, हाँ बस यहीं पे रुक जाऊंगा। स्कोर नहीं दिखना चाहिए आपको, स्कोर नहीं दिखना चाहिए, वही तो ट्विस्ट है, वही तो ट्विस्ट है। अब मैं यहाँ पे पीसीए डालता हूं और 90% बोलता हूं। 0.90, 90% मतलब मैं समझा नहीं, ये क्या तरीका है पीसीए डिफाइन करने का? ये पीसीए डिफाइन करने का पहला प्रिमिटिव तरीका है जो पहले यूज किया जाता था, अभी भी यूज होता है, ऑब्वियसली वो है, मैं दिखा रहा हूं तो यूज होता होगा, बट नॉट इन दैट मेजोरिटी। यहां मैं सिंपली क्या बोल रहा हूं, मेरे डेटा के अंदर जो 100% इंफॉर्मेशन है, जो 100% इंफॉर्मेशन है, उसमें से सिर्फ मुझे 90% इंफॉर्मेशन चाहिए। अब इस 90% इंफॉर्मेशन के लिए जितने भी प्रिंसिपल कंपोनेंट आपको जनरेट करने पड़ सकते हैं, करिए। बात समझे? अंडरस्टूड, क्लियर इनफ? 100% में से मेरे को 90% ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा में से मेरे को चाहिए। अब उस 90% इंफॉर्मेशन को फुलफिल करने के लिए जितने भी आपको प्रिंसिपल कंपोनेंट जनरेट करने पड़ सकते हैं, करिए। मैं आपको आंकड़ा नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा आपको, मैं सिर्फ प्रतिशत बताऊंगा, मेरे को आंकड़ा देना है। देखो वो क्या करता है, अच्छा जी ठीक है, पीसीए ले लेता है, और पीसीए में हम लोग ये जो फिट ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, फिट ट्रांसफॉर्म मतलब क्या, यही जो हमने 6 स्टेप अभी परफॉर्म किए ना, ये वही है। मैंने अपने जो रीस्केल डेटा है वो दे दिया, रीस्केल मतलब ये वाला आफ्टर स्टैंडर्ड स्केलर वाला, ये देखो डेटा रीस्केल वाला जो फंड है वो मैंने इसे प्रोवाइड किया। देखो डेटा रीस्केल वाला मतलब आफ्टर स्टैंडर्डाइजेशन, ये मैंने उसको प्रोसेस दिया। अब ये 6 स्टेप उसने उसके ऊपर परफॉर्म किए, पीसीए फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म लगाया, और मुझे मेरे सारे पीसीए मिल गए। अच्छा जी,
नंबर ऑफ रोज में कुछ होता है, ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आफ्टर अप्लाइंग पीसीए, क्या नंबर ऑफ रोज में इंपैक्ट पड़ रहा है? वो तो पहले भी 768 थे, गौर से देखो, पहले भी 768 थे, अभी भी 760। दिखा दिया मैंने, गलती से दिखा दिया था। ओके, नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट, सस्पेंस तो सस्पेंस रहना चाहिए। हाँ, अभी भी 768 है, लेकिन नंबर ऑफ जो रिस्पेक्टिव आपके कॉलम्स थे वो पहले कितने थे? 9। उसमें से D+1 में से +1 निकाल दो, कितने बचे? D, यानी 8। 9 - 1 8। 8 में से भी एक सैंपल निकल गया। ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, सैंपल निकल गया। हम ऐसा कह सकते हैं, पहले मैं अपने डेटा को ट्रेन कर रहा था ऑन 8 फीचर्स, अब मैं अपने डेटा को ट्रेन कर रहा हूं ऑन 7 फीचर, यानी एक तरीके से फीचर डायमेंशनलिटी को रिड्यूस किया मैंने। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? वही चीज मैंने यहां की है। तो मतलब यहां पे मैं कम फीचर्स पे, पहले 8 पे कर रहा था, अभी 7 पे कर रहा है। ऑल्दो इतना ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल इट इज हैपनिंग। ठीक है, तो चलो फिर ठीक है, ये डेटा जो है मेरा अभी एक्स के तौर पे मैं दे देता हूं ट्रेन टेस्ट के लिए, स्प्लिट के लिए। अब ये जैसे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मेरा जनरेट हो जाता है, मैं एसवीसी के लिए भैया अपना डेटा दे देता हूं, एसवीसी ट्रेन हो जाता है, और भैया मैं अपना स्कोर देखता हूं इस रिस्पेक्टिव मॉडल का ऑन द पीसीए डेटा। बताइए स्कोर 79 से ज्यादा होगा या कम होगा? एनी गेस है? चलो बताओ जल्दी, 79 से कम होगा या ज्यादा होगा? संदीप जी कह रहे हैं ज्यादा होगा जी, ऑब्वियस सी बात है सर। ये तो मतलब आप ऐसी बात कर रहे हैं कि आइसक्रीम खा भी लिया और मजा भी नहीं आया, ऐसा थोड़ी ना होता है सर, मजा तो आएगा। बताइए और क्या, किसका कहना है? बताइए, स्कोर ज्यादा होगा कम होगा? जो आपका 7922 दिख रहा है, 79.22, उससे ज्यादा होगा कम? सिंपल क्वेश्चन है यार, इसके दो ही आंसर हो सकता है। राजन जी कह रहे हैं सर डिक्रीज होगा, संदीप जी कह रहे हैं इंक्रीज होगा। अच्छा ठीक है, ओके। अब दो लोग हैं, दो पक्ष है, ओके। अब मैं संदीप जी से पहले पूछता हूं, संदीप जी व्हाट आर योर थॉट्स ऑन, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड योर ओपिनियन दैट इज वो ग्रेटर होगा? एंड राजन जी आप बताइए कि क्यों कम होगा, बताइए एनी रीजन दैट यू हैव, क्योंकि बाद में एक्चुअल रीजन तो मैं बताने वाला हूं, वो बिना बताए मैं जाऊंगा नहीं कभी कहीं। मुझे देखने तो क्या क्या रीजनिंग है, क्या क्या सोच चल रही है, और एक्चुअल में ना इसी से जो है, कई बार ऐसा हो सकता है कि जो आप सोच रहे हैं शायद मेरे दिमाग में ना आए, शायद वो मैंने अभी तक दिमाग में लाया ना हो, सोचा ना हो। तो ऐसा मत सोचिए कि आपका इनपुट यार कोई काम का नहीं, नहीं जी, आपका इनपुट भी उतना ही काम का है जितना मेरा है। यहाँ पे एक बहुत लाइक समझ के हम लोग चीजें देख रहे हैं, समझ रहे हैं। डायमेंशन इंफॉर्मेशन ड्यू टू 90% ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा जी ठीक है, मे बी इट विल बी लेस बिकॉज ओनली वी हैव रिड्यूस द वेरियंस टू 90%। अच्छा ठीक है, संदीप जी ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, तो चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है, चलता है चलता है। अब मैं अपना उत्तर बताता हूं। कहीं ना कहीं महिमा और महिमा जी और कौन थे अपने राजन जी आई थिंक ना, उन्होंने सही कहा है, डिक्रीज होता है, बट इतना डिक्रीज नहीं होता यार। दिखाऊं स्कोर? ये देखो, इतना डिक्रीज नहीं हुआ यार, 79 से 77 आया है। तो इट्स नॉट ए ह्यूज ड्रास्टिक डिक्रीज, बट फिर भी सवाल ये रहेगा क्यों हुआ, क्यों हुआ? बात तो पते की है, बात तो मुद्दे की है। अब मैं आपको इसे हर पर्सपेक्टिव से दिखाता हूं, हर पर्सपेक्टिव से दिखाता हूं, ठीक है? रेडी हो हर पर्सपेक्टिव समझने के लिए? क्योंकि ये चीज आपको कहीं गूगल इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, कितना भी ढूंढ लो, गारंटी के साथ बोलता हूं। पहली सिचुएशन, पहला नॉर्मल रीजन जो इंटरव्यू में आप बता सकते हैं इसका उत्तर, कि सर जी देखो हमने क्या किया, हमारे पास पहले 100% इंफॉर्मेशन थी, सही बात है। अब उस 100% इंफॉर्मेशन से सर जी हमने जो है 10% इंफॉर्मेशन लॉस कर दिया, हमने सिर्फ 90% इंफॉर्मेशन पकड़ी और 10% इंफॉर्मेशन छोड़ दी, और उस वजह से जो छोड़ी हुई इंफॉर्मेशन है उसका इंपैक्ट हमें अपने स्कोर पे दिखाई दे रहा है, जो कि वैलिड रीजन है, वैलिड है, कुछ गलत नहीं इसमें, वैलिड है जी, बिल्कुल वैलिड वैलिड है। कौन बोल रहा है गलत है? और जो जनरल स्टेटमेंट भी है जो आप बता सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा डेप्थ में सोचेंगे, थोड़ा सा स्पेसिफिकली सोचेंगे, थोड़ा स्पेसिफिकली जान लगा के सोचेंगे, तो आपको नजर लाइक आंसर अपने सामने दिखेगा। ये जो रिस्पेक्टिव स्कोर है, ये टेस्टिंग डेटा पे आया है, ये स्कोर टेस्टिंग, कई बार हम ये मिस आउट कर देते हैं जी, कई बार मिस आउट कर देते हैं। ये टेस्टिंग डेटा पे स्कोर आया है। टेस्टिंग डेटा में डेटा कहां से आया? ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। कैसे आया? रैंडमली स्प्लिट करने के ऊपर वो डेटा मेरा जनरेट हुआ है। तो शायद यहां पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मेरा जो ट्रेनिंग में डेटा गया होगा, जो शायद थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है एज कंपेयर टू द टेस्टिंग डेटा, इसीलिए शायद थोड़ा स्कोर पे इंपैक्ट पड़ा है। यहां पे ऊपर जो मेरा 79 आया था, शायद इसमें ऐसा हो सकता है कि दो तीन सैंपल जो मेरे ट्रेनिंग में आए थे
उससे थोड़ा सा मिलता जुलता टेस्टिंग में भी आ गया होगा, इसलिए मेरा स्कोर 79 आया है। लेकिन शायद वही जो 2-3 सैंपल मेरे ट्रेनिंग में थे, अब वो ट्रेनिंग में नहीं थे, टेस्टिंग में आ गए। कहने का तात्पर्य यह है कि ट्रेनिंग टेस्टिंग में कई बार सैंपल्स आपके आवन जावन चलता रहता है, क्योंकि आप जो है कॉम्बिनेशंस को बेसिकली, यहां आपका कॉम्बिनेशन जो है अलग आप जनरेट करोगे ऑन द डिफरेंट डेटा, जो कि पीसीए का डेटा था, और यहां पे आपके ओरिजिनल डेटा पे डिफरेंट आपने जनरेट किया ऑन द रैंडम स्टेट इक्वल टू 0। तो ये पॉसिबिलिटी है, दिस इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि कहीं ना कहीं जो है थोड़ी सी चूक हुई है। और जब ये आपको स्कोर का डिफरेंस आपको बहुत कम दिखता है ना, तो शायद ये वही चूक हुई है, वो पकड़ा करो। जनरल स्टेटमेंट तो हमेशा वही रहेगा कि 10% इंफॉर्मेशन लॉस हुआ है, तो वो यहां रिफ्लेक्ट होगा। तो हमेशा आपको ये पकड़ के चलना है क्या कि पीसीए लगाया मतलब स्कोर इंक्रीज होगा? ये पकड़ के चलना है क्या? यस नो? क्या आप ये बोल सकते हैं कि हमेशा मैं पीसीए लगाऊंगा तो स्कोर मेरा इंक्रीज होगा? इसका आंसर क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हमेशा नो ही होना चाहिए, हमेशा आंसर नो ही होना चाहिए, कि नहीं कह सकते। डिपेंड ऑन द सिचुएशन, डिपेंड ऑन द डेटा, डिपेंड ऑन द लाइक क्या बोलते हैं, होल्ड आउट मेथड, डिपेंड ऑन द क्रॉस वैलिडेशन, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट जो पीसीए का नेचर है, पीसीए का काम तो उसने किया ना, पीसीए का काम तो उसने किया ना। पहले 8 पे कर रहे थे, अभी 7 पे कर रहे, काम तो किया ना यार। वो अपने काम से चूका क्या? नहीं, उसने अपना काम करके दे दिया। बट अभी सेकंड अप्रोच शेयर करता हूं, जिसका मैं स्कोर नहीं दिखाऊंगा। 1 मिनट मुझे यहां स्टॉप करने दो। हाँ, यहां स्टॉप करता हूं। अब सेकंड अप्रोच ये है कि मैं सीधा सीधा पीसीए को डिफाइन करते हुए बोलता हूं कि मुझे इतने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स मांगते हैं। आई वॉन्ट 6 नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, आई वॉन्ट 6 पीसीए। मेरे को 6 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स मांगते हैं, मेरे को लाके दे। मैं तेरे को ये डेटा देता हूं जो ऊपर भी मैंने दिया था रीस्केल डेटा के लिए। मैं तेरे को डेटा देता हूं और वो एग्जैक्टली आपको 6 ही देगा। पहले 7 थे, अब 6 हैं। पहले 7 थे, अब 6 है। अब आप बोलोगे सर जी, सर जी, पहले 7 पे तो कम से कम 2% कम हुआ था, अब 6 पे तो पता नहीं कितना कम होगा। कितने लोग मानते हैं कि कम होगा? कितने लोग बोलते हैं ज्यादा होगा? बताइए, स्कोर कम होगा ज्यादा होगा, बताइए। यही तो आपकी टेस्टिंग है। आकिब जी कह रहे हैं ऑब्वियसली सर कम होगा, बाकियों का क्या कहना है? कह नहीं सकते। शक्ति जी कह रहे हैं, आयुष जी कह रहे हैं ज्यादा होगा। ओके, ओके, और बताइए। एक्चुअली शक्ति जी सही कह रहे हैं, शक्ति जी सही कह रहे हैं, कह नहीं सकते। इस मामले नहीं कह सकते। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट अपने केस में क्या हुआ है, अपने केस में क्या हुआ है, और या फिर अगर मैं कहूं ऐसे जो सेकंड ऑप्शन आप चुनते हो, तो उसमें आपको ये सिनारियो देखने को मिल सकता है मोस्ट रिपीटेडली वो ये है कि आपको ज्यादा होते हुए देखने को मिल जाएगा, बट श्योरिटी के साथ नहीं, जनरलाइज्ड मैनर में नहीं। मैंने यही सेम डेटा एक्सपीसीए का अभी इसे दे दिया, जिसमें मेरे 6 फीचर्स थे। वही मैंने ट्रेन किया अपने डेटा को, और ट्रेन करने के बाद उसी टेस्ट डेटा के ऊपर जब मैं उसको स्कोर निकालता हूं, तो देखो कुछ तो दिख रहा है, 79। मतलब इंक्रीज हुआ है, बट इतना इंक्रीज नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट सेम कह सकते हैं, 79.87 है, और ओरिजिनल में 79.22 था। तो यहां पे भी वही आपका जो सेकंड रीजनिंग है वो आ जाता है, कि जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा है, शायद उसमें थोड़ा बहुत मैचिंग हो गया होगा, थोड़ा बहुत मैचिंग हो गया होगा, इस वजह से स्कोर आपको ज्यादा दिख रहा है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही तो बोलो हाँ। सिंपल सी बात है जी, ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो इसलिए स्कोर यहां पे बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन इतना नहीं बढ़ा है, इतना नहीं बढ़ा है। तो आपने यहां पे किया क्या पता है? एक एक कंक्लूजन स्टेटमेंट देता हूं, एक कंक्लूजन स्टेटमेंट देता हूं, जस्ट ओके। पर इंक्रीज क्यों हो रहा है? तो मैंने बताया ना जी, इंक्रीज क्यों हो रहा है, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन लाया, उस इंफॉर्मेशन को आपने ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा में स्प्लिट किया। ट्रेनिंग पे भैया वो आपका फिट हो गया। अब जिन सैंपल्स पे, जिन पैटर्न्स पे वो ट्रेन हुआ है, वही पैटर्न्स अगर आपके टेस्टिंग में रिपीट हो रहे हैं, तो वो करेक्ट आंसर देगा ना। आपने डेटा साइंस के 2 टॉपिक्स के ऊपर पढ़ाई की है, यानी कि अपने आपको आपने 2 डेटा साइंस के टॉपिक पे ट्रेन किया, वही 2 टॉपिक आपके टेस्ट में आ गए, वही 2 टॉपिक आपके टेस्ट में आ गए, तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे या नहीं? लेकिन अगर ऐसा हुआ, आपने भैया वो 2 टॉपिक T1 T2 पढ़ लिए, लेकिन T2 T3 आ गया, और T2 में से भी बहुत कम पूछा था उन्होंने, T3 में से ज्यादा पूछ लिया, तो आपका स्कोर ज्यादा होगा या कम होगा? ऑल्दो आप ट्रेन तो हुए हो। बात समझ में आई? अब इससे ज्यादा इजी एग्जांपल में मैं नहीं बता सकता यार, है थोड़ा सा देख लेना वापस से। तो ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है। सारे पर्सपेक्टिव बताना यार मेरा काम है, ठीक है, सारे पर्सपेक्टिव बताना मेरा काम है। 7987 मोर स्कोर चाहिए तो क्या करना होगा? ऑब्वियसली बात है, फिर और अदर पैरामीटर्स हैं जी अकीब जी, बहुत अदर पैरामीटर्स हैं। जरूरी नहीं कि आप इसी के पीछे पड़ जाओ। बहुत सारे और अदर पैरामीटर जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कॉम्बिनेशन चेंज करना, अलग अलग चीजें है कि नहीं? पर सर ये कैसे पता चलेगा कि डेटा 50 कॉलम का भी पीसीए कंपोनेंट की वैल्यू क्या ले?
नहीं नहीं नहीं, वो अपने को नहीं लेना देना होता उससे राजन जी, वी डोंट हैव टू केयर अबाउट दैट, वी डोंट हैव टू केयर अबाउट दैट, क्योंकि हम वही तो हो गया ना फिर, अगर इफ यू आर केयरिंग अबाउट दैट, दैट मींस आप सभी को जो है कंप्यूट करते बैठ रहे हो, फिर सभी का जो फीचर वेक्टर है डेटा के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर वो आप मैनुअली मल्टी, देन यू हैव टू केयर अबाउट दैट, बट उससे अपने को ज्यादा लेना देना नहीं होता। अपने को सिर्फ क्या होता है, लेट्स से, चलो इसको अलग तरीके से बताता हूं, अगर ये समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट में ये बताया है कि यू नीड टू ट्रेन योर डेटा ऑन 20 फीचर्स, यू नीड टू ट्रेन योर डेटा ऑन 20 फीचर्स, आपको डेटा सेट में 50 फीचर दे रखे हैं, आप क्या करोगे? व्हाट यू विल डू? कैलकुलेशन लगाते बैठोगे? आप सीधा सीधा एन कंपोनेंट्स इक्वल टू 20 लगा दोगे ना, तो वो 50 में से 20 में रिड्यूस कर देगा। आप लो भैया मैंने 20 में लगा दिया अपना फंडा, बात समझो कि नहीं, बात समझो कि नहीं, ये जानना है आपको। सर एमएल खत्म तक चलेगा और अलग क्या होगा? बहुत सारी चीजें होने वाली जी, अभी तो हमारा एनसेम्बल मेथड्स भी बचे हैं, और फिर फाइनली हम लोग बेसिक अपने जो है डिप्लॉयमेंट पार्ट पे आ जाएंगे, डिप्लॉयमेंट पार्ट के साथ ही अपना प्रोजेक्ट भी हो ही जाएगा, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू कंक्लूड विद दिस, और आज का सेशन भी मैं कंक्लूड करता हूँ, और अभी भी भैया आतिशबाजी चल रही है भैया, कानों को सुनाई दे रहे हैं फटाके फूटते, बहुत बढ़िया लग रहा है। स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन, चलो जी, यस नो का हल्ला मचा दीजिए यार, जोर से मचाइए हल्ला यार, जय श्री राम यार, जोर से मचाइए हल्ला, जोर से, मुझे दिखना चाहिए भाई, कम से कम दिखना चाहिए, इतनी जान लगाने के बाद यस नो तो दिखना ही चाहिए कम से कम, है कि नहीं? अरे भाई यस नो ओके चलो ठीक है, चलो बढ़िया, चलो आज भैया यहीं पे कंक्लूड करते हैं, कल मिलते हैं एक और बढ़िया से सेशन में। सर पीसीए क्यों यूज कर रहे हैं और मॉडल यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं पीसीए, देखिए अगर मेंशन्ड होगा डायमेंशंस को रिड्यूस करना है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया और उसका यूज केस के साथ बताया, इफ इट इज मेंशन्ड और इफ यू वांट टू यूज, इफ यू वांट टू अप्लाई देन, नहीं तो ठीक ही है, कोई नहीं। अरे नहीं नहीं अक्षय जी, नहीं 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 नहीं, प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी, सभी को प्रणाम जी, आज यहीं रुकते हैं कैन नॉट बी डन विद फीचर सिलेक्शन टेक्निक। नहीं नहीं नहीं, फीचर सिलेक्शन टेक्निक से क्या कर रहे हो आप सोचिए संदीप जी, कंफ्यूज मत होइए, मैंने शुरुआत में बताया फीचर सिलेक्शन और पीसीए के बीच में थिन लाइन और डिफरेंस है, मैंने पहले ही बताया आपको। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, गिवन डेटा के बेसिस पे थोड़ा सा उसको घुमा फिरा के उसके डेटा को लाइक नंबर ऑफ कॉलम्स को श्रिंक करके आपके सामने पेश कर रहे हैं, यानी कि कंबाइन करके पेश कर रहे हैं। फीचर सिलेक्शन में डायरेक्ट फीचर उड़ा रहे हैं, डायरेक्ट फीचर उड़ा रहे हैं और बचा हुआ कुचा हुआ रख रहे हैं,